नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609960523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ पेड क्विज लगातार हम देख रहे हैं। अब पिछले वीडियोस जो हो चुके हैं नीचे प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख लीजिए। कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, उस पर कॉन्टैक्ट करें आप, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी वहां से। तो हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिए, दो कथन है, कौन सा सही है। तो सम्राट अशोक के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक जो कह लीजिए प्रसिद्ध सम्राट हुए, बिल्कुल ये कथन ठीक है। दूसरा है कि इनका जो राज्याभिषेक है 369 ईसा पूर्व में लिखा, ये गलत है। लगभग जो है इनका ये 100 साल बढ़ा के लिखा है, 269 ईसा पूर्व जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें से सिर्फ पहला जो है ये सही होगा। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब देखिए, शासक कई सारे अन्य नामों से है ना या उपाधियों से भी जाने जाते हैं, अलग अलग जगह जो चीज़ मेंशन की गई है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि जो है विष्णु पुराण में किस नाम से इनका वर्णन किया गया है। तो इसमें है अशोक वर्धन, ए विकल्प। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किस वर्ष में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, हर बार चीज़ें पूछी जाती हैं इसी संबंध में। इनके अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अब अशोक के। तो उसको जो है ये इसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा ये। अब जैसे अशोक के शिलालेखों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो दीर्घ शिलालेख है 14, तो उसमें से जो 13वां है शाहबाज गढ़ी जिसे कहा जाता है, उसको किसने प्रथम बार पढ़ा था। तो यहाँ पे इसको पढ़ने वाला जो है इसका नाम था नॉरिस, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग 1840 ईस्वी की बात है। कौन सा कथन इसमें देखिए गलत है। अशोक जो है पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। तो जो भी ये अभिलेख आप देखते हैं इसमें मैसेजेस किसके लिए होते थे, प्रजा को संबोधित करते हुए, तो ये बिल्कुल ठीक है। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, तो ये बात भी ठीक है। जैसे ये कहा जाता है कि 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, है ना। कल्लड़ जैसे जो एक राइटर हैं तो अशोक को शिव का उपासक बताते हैं, लेकिन बाद में जो है कलिंगा का जब वॉर होता है तब ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अशोक, ठीक। तो इनको बुद्ध धर्म का भी महान संरक्षक माना जाता है। तो ये कथन भी ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखें, लघमान तथा तक्षशिला अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के संबंध में ये दोनों अभिलेख भी जाने जाते हैं। जैसे तक्षशिला पाकिस्तान से एसोसिएट करते हैं। लघमान जो एक शिलालेख मिला, ये अभिलेख ये उसमें है आपका लघमान वैली है अफगानिस्तान में, ठीक। तो इनमें अरमाइक स्क्रिप्ट जो है इसका यूज हुआ है, क्योंकि अब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो इनकी जो पूरी लिस्ट है ये आप डिटेल में देखते चलें। अब एक और इंस्क्रिप्शन है आपका यहाँ अफगानिस्तान में ही है, कंधार का ये शरेकुना अभिलेख, ठीक। तो इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ग्रीक और अरमाइक जो है ना, दोनों स्क्रिप्ट्स को यूज किया गया है। विकल्प हम इसमें चुनेंगे सी वाला। देखिए, अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि कल्लड़ जो है अशोक को शिव का उपासक बताते हैं और उपगुप्त जो है इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो ये वही कलिंग युद्ध के बाद की घटना है, दोनों इसमें जो है ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान जो है किस देश ने हासिल किया है। तो ये है टॉप डेनमार्क। इसमें ये बताइए कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, कौन सी संस्था। आगे देखिए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 में भारत का जो नई दिल्ली शहर है कौन सा स्थान इसने हासिल किया है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसमें जो दुनिया के रहने योग्य शहर हैं उसकी सूची एक प्रकार से ये है इंडेक्स। तो सबसे टॉप पे था इसमें वियना ऑस्ट्रिया का, और अगर हम बात करें न्यू दिल्ली की तो इसकी रैंकिंग थी 112। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई भी था इसमें जो है 117 नंबर पे।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में शीर्ष के 3 देशों में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो जो भी लीडिंग इकोनॉमीज हैं आपस में इकोनॉमिकल टर्म्स में कंपटीशन अगर देखें तो उसके संबंध का ये इंडेक्स है ना, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें टॉप पे 3 देश हैं जो है ये डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। तो स्वीडन जो है ये 4थे स्थान पे था, ये और हो जाएगा। इसमें अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 37th। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिनको अचीव करने का टारगेट 2030 तक है ना, कुल 17 इनकी संख्या है। तो उसके एक सूचकांक के अंतर्गत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है ना। तो इसमें टॉप पे था फिनलैंड, है ना। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 2022 के इंडेक्स में 121वीं रैंकिंग है ना। इससे पिछले वाले में 100 जो है 20 थी। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा किस वर्ष में नैनी, जो कि इलाहाबाद में है ना, इसके मध्य शुरू की गई थी। तो ये वहाँ का एक जो है एक छोटा टाउन है, कह लीजिए इलाहाबाद का, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इसको शुरू किया गया था एयर पोस्टल सर्विसेज सबसे पहली बार इंडिया में 1911 में। डेट भी चाहे तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, 18 फरवरी थी। आगे देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति अर्हित है ना, यानी कि ऐसी कंडीशंस जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती हैं, अगर वैसे किसी के पास है तो किसी व्यक्ति को ऐसे भारत का महान्यायवादी, यानी कि जो ये होते हैं ना अटॉर्नी जनरल, उनकी नियुक्ति उस रूप में करेंगे राष्ट्रपति। तो ये प्रावधान हमारा भाग 5 के अनुच्छेद जो है 76 के सब क्लॉज 1 में है ना। 76 ओवरऑल जो है अब ये अटॉर्नी जनरल से ही संबंधित है, तो सभी प्रावधानों को चाहे तो देख लीजिए। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला देखिए 2-3 कंडीशन होती है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। हालांकि मैंडेटरी सारी कंडीशंस हैं, अगली देखते हैं। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मान लीजिए वो न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किए हैं तो किसी उच्च न्यायालय में उनको 10 वर्षों का इसका वकालत का अनुभव होना चाहिए, यानी कि वो एडवोकेट होने चाहिए, ठीक, लीगल प्रैक्टिशनर। या और चौथी कंडीशन होती है कि अगर ये दोनों भी नहीं है मान लीजिए, तो राष्ट्रपति के मतानुसार कह लीजिए वो न्यायिक मामलों के काफ़ी एक योग्य व्यक्ति हों, तो उनके योग्यता के आधार पर उनको महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दोनों कथन ठीक हैं, सी विकल्प को चुनेंगे। 2 कथन फिर से है महान्यायवादी के संबंध में, कौन सा कथन गलत है इसमें हमको ये देखना है। तो देखिए गलत सही वाला बहुत ध्यान से देखा करिए, कई बार गलत होता है। तो 76 आर्टिकल के अंतर्गत ही सब क्लॉज अगर हम 3 की बात करें, ठीक, तो उसमें कहा गया है कि महान्यायवादी को उनके कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उसमें सुनवाई का अधिकार होता है। तो जो है ये कथन ठीक है 76 सब क्लॉज 3 के अनुसार। और अगर सब क्लॉज 4 के अनुसार देखें तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है इनके पद की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जब तक वो कंडीशन डिफाइन की जाती है तब तक वो अपॉइंट होते हैं, यानी कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट वाली कंडीशन है। लेकिन इसमें कथन गलत इसलिए है कि ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं महान्यायवादी जो संसद निर्धारित करे था ना, तो ये टर्म गलत है। राष्ट्रपति ही यानी प्रेसिडेंट जो इनके निर्धारित करेंगे पारिश्रमिक, वो इनको दिया जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अब उसी प्रकार से राज्यों में महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया है संविधान के अंतर्गत। तो कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता के लिए है, तो ये होता है पार्ट 6 में 165। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित यानी सीएजी की बात हो रही है, ठीक। तो कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि इनकी कंडीशंस थोड़ी अलग हैं। ये जैसे कार्यकाल निश्चित होता है 6 वर्ष की आयु तक या फिर 65 साल की उम्र हो जाए तब तक, है ना, ये अपने पद पे रहेंगे। और इनको हटाने के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है संसद के द्वारा। तो ये जो है गलत है। दूसरा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम है ये इस पर नियंत्रण नहीं बल्कि इसका ऑडिट करते हैं, है ना, इसका लेखा परीक्षण करते हैं। तो जो है केवल 2 को चुनेंगे हम।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, यानी कि जो रोडवेज बस आपने शायद यात्रा की हो तो उसके संबंध में जो ये निगम है, तो इसका कॉरपोरेट कार्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज, इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए पहले रोडवेज के नाम से जानते थे, जो अब हमारा अभी वर्तमान में रोडवेज बसेस जो सरकारी बसेस चलती हैं उसको कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी है उसको UPSRTC है ना, इस नाम से आप जानते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज के नाम से जानते थे। तो चौथे पंचवर्षीय योजना में जो है 1972 में एक सड़क परिवहन अधिनियम बना था 1950 में, उसके अंतर्गत UPSRTC नाम जो है ये कर दिया गया। तो इसमें जो है बी विकल्प करेक्ट है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, आगरा में है। ये क्या होता है पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, क्या कार्य है इसका, जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो अब देखिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो किए गए कुछ ये प्रमुख प्रयास है मान लीजिए, ठीक, तो कुछ सम्मेलन और ये जो घोषणा पत्र है उसके वर्ष लिखे हुए हैं और उनके नाम। तो गलत वाला देखेंगे हम, रियो सम्मेलन जिसे आप एजेंडा 21 के अडॉप्शन के रूप में जानते हैं, ठीक, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब बाकी के वर्ष ठीक है। फिर से वही गलत चुनना है युग्म, तो ये कानकुन सम्मेलन जो है 2012 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें एक जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने के लिए सहमति हुई, 2010 में हुआ था ये, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें देखते चलिए। अब इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है फिर से देखते हैं। तो लीमा कॉन्फ्रेंस, पेरिस और ग्लासगो, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से आप जैसे ये समिट पढ़ते हैं, तो लीमा कॉन्फ्रेंस है COP20 है ना, और पेरिस वाला जो काफ़ी फेमस है COP21, और ग्लासगो जो है ये कब हुआ, तो ये अभी रिसेंट में हुआ है 2021 में, तो COP26 है ये। तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। अभी देखिए हमने ऊपर रियो समिट की बात की थी, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर UN फ्रेमवर्क संधि के दस्तावेज पर वर्ष 1992 में ब्राजील के किस शहर में अर्थ समिट के दौरान सहमति हुई थी, तो वही अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है। इसको डिटेल में भी देखिएगा, ये रियो डी जेनेरियो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, एग्जाम में पूछता है, स्टेटमेंट भी कई बार कंफ्यूजिंग तरीके से वो पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है। देखिए अगर सिर्फ राज्यों की बात हो, स्टेट्स की है ना, तो वो है 8। अगर पूछे कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है तो हो जाएगा 9, क्योंकि दिल्ली के साथ भी लगती है ना। तो इसमें हम राज्य पूछा जा रहा था तो 8 को चुनेंगे। अब है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है, तो 75 कुल जिले हैं। सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़, है ना, जो कि इससे गाजियाबाद से कट करके बना है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए नेपाल से लगने में सहारनपुर जो है ये आउट हो जाएगा, शुरू के 3 तो है ही हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बलरामपुर बहराइच हो जाएगा, ठीक। और क्या बच गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब जो जिले हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का, ये बताना है। तो इसको प्लीज मैप जो है ना, अपने एटलस में या मैप में देख लीजिएगा इन सभी चीज़ों को, जितने जितने स्टेट के साथ जो जिले लगते हैं ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो अब इसमें हो जाएगा क्या, रामपुर और हो जाएगा, बागपत है, सहारनपुर की सीमा से हरियाणा से लगती है, मथुरा की लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शामली है ना, फिर क्या बच गया, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, है ना, अलीगढ़ हो जाएगा, ये सब शामिल हैं इसमें। देखिए एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में नीति आयोग को आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई है, इसका सृजन कब हुआ, तो प्लानिंग कमीशन इसके पहले था, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 से। अब योजना आयोग का गठन कब हुआ था ये पूछ रहे हैं आपसे, तो ये स्टैब्लिश किया गया था जो है 1950 में, 15 मार्च।
अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है ना, ये हमको फाइंड करना है। तो चारों को देख लीजिए, इसमें गलत वाला आपको बताते हैं। लिखा है कि योजना आयोग का विघटन 2015 में किया गया था। तो चूंकि नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 से, तो उसके पहले ही इसको विघटित किया गया था प्लानिंग कमीशन को। ये डेट थी आपकी जो है 17 अगस्त 2014। तो ये गलत हो गया। बाकी के जो ऑप्शंस हैं इसको देख लेंगे, सब ठीक है। अब है कि कौन सा कथन सही है। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं इसको। पहला है कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक। तो ये हमारा कथन बिल्कुल ठीक है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC है ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट इसके प्लान में की गई, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है 1951 से 56, ठीक, पहले पंचवर्षीय योजना का। तो इसके दौरान UGC तथा जो है IITs वगैरह जो है कुछ इसी दौरान इसको स्टैब्लिश किया गया। तो दोनों ठीक है। अब देखें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 56 से 61 तक, ठीक। तो इसे महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो PC महालनोबिस जो है उनके नाम पर रखा गया, बिल्कुल ठीक है। इस योजना के दौरान जो है तीव्र औद्योगिकीकरण जो है इसका लक्ष्य था हमारे दूसरे पंचवर्षीय योजना का। तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। तो कृषि से शिफ्ट होकर के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए थे। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं हुआ ना, तो D विकल्प को चुन लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RBI जो है इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। अब सेकंड 5 ईयर प्लान के संबंध में 2 स्टेटमेंट फिक्स है कि कौन सा सही है ना। तो देखिए, इस योजना में विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने पर सुझाव दिया गया था। तो ये ठीक है, यहाँ पे जो है आयात पे जोर दिया गया, ज़रूरतें थी उस समय हमारे देश की। और दूसरा है कि इस योजना में मुख्य फोकस अब उद्योग से हटकर कृषि पर किया गया। तो अभी आपको ऊपर बताया था कि अब इसमें उद्योग से नहीं बल्कि कृषि से जो ध्यान फोकस, चूंकि कृषि पे पहले पंचवर्षीय योजना में रहा, तो कृषि से हट करके अब उद्योग पे आया था इसमें। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो सही सिर्फ पहला है। अब है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। तो देखिए, ये सब सारे फैक्ट हैं, किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे लगातार। तो प्लीज़ ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ा करिए। तो ये भी जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के ही कॉम्पोनेंट है, विकल्प B को चुनेंगे। अब देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई है ना 61 से 66 के मध्य की, तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो लक्ष्य निर्धारित था उस पर नहीं पहुंच सकी। तो क्या कारण था इसमें, हम देखेंगे। तो देखिए, हुआ क्या कि चीनी जो आक्रमण हुआ, चीन के साथ लड़ाई 1962 के दौरान, फिर जो है इंडो पाक वॉर हो जाता है ना, फिर 65-66 के दौरान ही भयंकर सूखा भी पड़ता है देश में। तो तीनों ये सब कारण हुए। इसी दौरान जो है सूखे के कारण ही आप देखेंगे तो जो FCI है इसकी भी स्थापना 1964 में की जाती है, ठीक। तो तीनों ही कारण हुए। अगला है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। तो गरीबी हटाओ का बहुत पॉपुलर नारा आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। और एक और इसका लक्ष्य था इस 5वीं योजना का ये सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आगे देखें, दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जो अदानी ग्रुप है उसने किस देश की एक ऊर्जा कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करने के लिए सबसे बड़ा एक तरीके का यहाँ पे जो ये सिस्टम डेवलप करेंगे ये, तो जून में ये अग्रीमेंट हुआ था अदानी ग्रुप के बीच में और फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जी करके, ठीक, इसके मध्य में। तो विकल्प B जो है इसको चुनेंगे। अब देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक रही, ठीक। तो इसके दौरान कई सारे इवेंट्स हुए। तो इसमें देखें कि इसका लक्ष्य 8% GDP विकास दर हासिल करना था, ठीक। तो ये ठीक है। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में अभी जो रिवाइज्ड हमारे GDP एस्टिमेट्स आए हैं कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी GDP ग्रोथ होगी, ये जरा कमेंट करके बताइए। तो ये कथन तो इसमें ठीक था। दूसरा है कि इस योजना में 2007 तक गरीबी अनुपात में 10% की कमी जो है उसको लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये गलत है। इसमें जो इन्होंने 2007 तक जो प्लान के स्टार्ट होने के दौरान भारत में गरीबी की दर थी उसमें तब से लेकर 7 तक में 5% कमी की जो है अवधारणा की गई थी। तो सही हो गया पहला, सही नहीं है दूसरा।
अब नेक्स्ट ईयर देखिए, इसके अब जो प्लान आया 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 के बीच का, ठीक, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है कि इस योजना में कृषि विकास को 4% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तो मतलब प्लान के स्टार्ट होने से और एंड के जो ईयर है उसके रेफरेंस में इस चीज़ को देखा जाता है, तो ये 4% वाला ठीक है। दूसरा है कि इस योजना में जो कुल प्रजनन दर थी उस समय, उसको घटा करके 2.4 तक लाने का, है ना, लक्ष्य रखा गया। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें इन्होंने 2.1 का जो है लक्ष्य रखा था, ठीक। तो इसमें चुनेंगे कौन सा, पहला। आज की वीडियो का चलिए अंतिम प्रश्न देखेंगे कि इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये जो 3 प्रोग्राम है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए? तो ये शुरू किए गए आपके जो है 7वीं योजना में, है ना। ऑप्शन ए को चुन लेते हैं। इनके वर्ष अगर हम बात करें तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में की गई और जवाहर रोजगार योजना जो है इसको 1989 में शुरू किया गया था और स्वच्छता कार्यक्रम जो है ये 86 का है, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इसको समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।